Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine. So we will discuss about introduction to about MD-CAT. कि what is MD-CAT? यानी कि हम इसमें ये स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि MD-CAT जो है ये किस पर्पज़ के लिए होता है और ये है क्या. बेसिकली अगर हम MD-CAT को देखें तो MD-CAT जो है ये हमें पता लग रहा है कि ये मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ये मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है. हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो MD-CAT जो है ये हर प्रोविंस लेवल पे होता है. यानी कि जो हमारा प्रोविंशियल लेवल होता है उस पर एक टेस्ट होता है जिसे नाम दिया जाता है MD-CAT का. यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो सारे यानी कि सिटीज़ हैं, ये हमारा जो प्रोविंस है, इसमें जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये डेंटल कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. मोस्टली हम ये कंसर्न करते हैं इसे पब्लिक सेक्टर के लिहाज से, क्योंकि जो UHS है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उसकी अगर हम बात करें तो वो कंडक्ट कराती है MD-CAT. यानी कि MD-CAT जो है ये एक टेस्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट. यानी कि हर वो स्टूडेंट जिसने मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको हर हाल में ये MD-CAT का टेस्ट जो है ये पास करना पड़ता है. यानी कि मेडिकल और डेंटल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास मोस्टली 2 फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे MBBS एंड अदर वन इज BDS, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, बैचलर इन डेंटल सर्जरी. यानी कि जो डॉक्टर्स वगैरह फिजिशियंस उनके लिए MBBS और जो डेंटल हैं उनके लिए BDS. ये मेडिसिन के लिए और ये डेंटिस्ट्री, यानी ये 2 अलग अलग फील्ड्स हैं जिसके लिए हम यहाँ पे देखें तो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट. सो MBBS एंड BDS बोथ के लिए जो है ये टेस्ट लिया जाता है, कंडक्ट किया जाता है. और ये टेस्ट जो है ये कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज UHS इन लाहौर. लाहौर में जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो इस टेस्ट को कंडक्ट करती है एवरी ईयर. और ये टेस्ट जो है इसके कब ये होता है, मोस्टली जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त. यानी अगस्त के मंथ में इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है. और अगस्त के अगर हम बात करें तो समटाइम ये होता है कि अगस्त के 3rd वीक में हो जाता है या 4th वीक में भी हो जाता है. और ये मोस्टली जो ये टेस्ट है ये कंडक्ट किया जाता है संडे के दिन, ऑन संडे. यानी संडे के दिन जो है ये टेस्ट जो है ये कंडक्ट किया जाता है. तो ये इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि MD-CAT जो है ये टेस्ट UHS इसको कंडक्ट करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज. मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट इसका प्रॉपर नेम है. और ये होता किस लिए है, ये 2 फील्ड्स के लिए मोस्टली होता है, MBBS और BDS के लिए. होता कब है, इन द मंथ ऑफ अगस्त, इन 3rd वीक या इन 4th वीक, और होता है ये संडे के दिन. ठीक है जी. तो इसमें अगर हम आगे फर्दर अगर हम जाएं कि हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए और ये होता किस तरह से है, तो उसका एक प्रॉपर एक लॉन्ग मेथड है. तो उसको अगर हम देखें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले तो ये है कि हमने MD-CAT में जो है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है. इसका इस तरह होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपके, क्योंकि जो FSC का रिज़ल्ट है एक होता है पार्ट 1 और पार्ट 2. तो FSC पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट है वो तो स्टूडेंट्स का आगे होता है, जबकि पार्ट 2 का रिज़ल्ट जो है वो अवेटिंग होता है. तो हम जो है वो पार्ट 1 के मार्क्स को कंसीडर करते हैं. जो FSC पार्ट 1 है इसके मार्क्स को कंसीडर किया जाता है. लाइक MD-CAT जो है इसकी मोस्टली एलिजिबिलिटी ये होती है कि जो FSC पार्ट 1 है इसमें स्टूडेंट के 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए. क्योंकि जो हमारी जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उसकी भी ये एलिजिबिलिटी है कि 60% मार्क्स पे जो है वो एलिजिबल होता है पर्सन अप्लाई करने के लिए. तो FSC पार्ट 1 में 60% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं MD-CAT के टेस्ट में
अपीयर होने के लिए। ये तो हो गई इसकी कि हमें किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। इसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो प्रॉपर एमडी कैट है इसका एक सिलेबस होता है, इसके जो पेपर होता है उसको अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। लाइक अगर हम देखें एमडी कैट की अगर हम बात करें तो एमडी कैट जो है ये 4 सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होता है, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर सब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज बायोलॉजी, सेकंड वन इज केमिस्ट्री, थर्ड वन इज फिजिक्स एंड द फोर्थ वन इज इंग्लिश। इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आपका एमडी कैट है ये कंसिस्ट होता है। मेजर पोर्शन इसमें बायो का होता है जिसमें 88 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन, इसमें हमारे पास 58 एमसीक्यूज होते हैं। फिजिक्स का पोर्शन, इसमें हमारे पास 44 एमसीक्यूज होते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 30 एमसीक्यूज होते हैं। यानी कि ये जो टेस्ट है ये एमसीक्यूज की बेस पे होता है, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से मुराद ये है कि आपके पास एक स्टेटमेंट होती है और उसके नीचे 4 गिवन ऑप्शंस होती हैं और उन 4 गिवन ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होती है जिसे आपने चूज करना होता है। और इसके जो मार्किंग है वो किस तरह होती है, मार्किंग की अगर हम बात करें तो हर एमसीक्यू जो है, हर एमसीक्यू, ईच एमसीक्यू कैरी 5 मार्क्स, यानी कि जो हर एमसीक्यू है उसके 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। और टोटल जो है ये एमडी कैट जो है ये होगा 1100 मार्क्स का। 1100 मार्क्स का ये टोटल जो एमडी कैट है ये होगा, जिसमें डिवीजन इस तरह से होती है कि हर एमसीक्यू जो है वो कैरी कर रहा होता है 5 मार्क्स। अब होता क्या है कि सम टाइम अगर तो आपने जो आपको गिवन ऑप्शंस हैं वो आपने करेक्ट आंसर कर दिया तो आपको उसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर तो आपको वो क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, आपको यानी नहीं आ रहा और आपने फिर भी उसको अटेम्प्ट कर दिया और वो रॉन्ग हो गया, तो फिर होगा क्या कि बजाय 5 के आपके 6 मार्क्स की डिडक्शन हो जाएगी। यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 माइनस होता है कि अगर तो आपका ऑप्शन करेक्ट है तो फिर आपको 5 मार्क्स, अगर आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, रॉन्ग हो गया, तो फिर आपके 5 मार्क्स लेस नहीं होंगे बल्कि 6 मार्क्स लेस होंगे, ठीक है। 1 मार्क्स की डिडक्शन होगी एक्स्ट्रा। तो ये इसका एक मेथड होता है। 1100 मार्क्स का होता है टोटल, ये डिवीजन होती है एमसीक्यूज की। और वैसे अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास जो इसमें हम जो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं वो राउंड अबाउट 220 के करीब होते हैं। तो ये होती है हमारी इसकी डिवीजन के हर एक जो पोर्शन है, जैसे हम बायो की बात करें तो ये मेजर पोर्शन है इसका, उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिजिक्स का पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन है। इसमें ये डिवीजन है 88 एमसीक्यूज, 58, 44 एंड 30, टोटल 220 एमसीक्यूज। इनके टोटल मार्क्स होंगे 1100, जिसमें हर एमसीक्यू के जो मार्क्स हैं वो होंगे 5 मार्क्स का हर एमसीक्यू। अब अगर तो आपने उसे करेक्ट कर दिया तो उसके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने उसे रॉन्ग कर दिया तो फिर होगा क्या कि 1 मार्क्स की एक्स्ट्रा डिडक्शन के साथ आपके 6 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसे छोड़ देते हैं, यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा और आप पजल हैं और आपने उसको मिसप्लेस कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो फिर आपके 5 मार्क्स की डिडक्शन ही होगी, 6 की नहीं होगी। 6 की उस वक्त होगी जब आपने रॉन्ग आंसर दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका एक बेसिक कि हमारे पास जो डिवीजन है सब्जेक्ट्स की वो किस तरह से होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी टाइमिंग पे आ जाएं तो टाइमिंग देख लें। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2 hours and 30 minutes हमारे पास
रिक्वायर्ड होते हैं ये टेस्ट के लिए, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास बनते हैं 150 मिनट्स। यानी कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने इस पूरे टेस्ट को जो है वो क्लियर करना होता है। एक्स्ट्रा टाइम इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। यानी कि हर सब्जेक्ट की जो है वो डिवीजन होती है और आपने जो है बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसमें इंग्लिश है, इन सारे पोर्शंस को आपने इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो है वो क्लियर करना है। अदरवाइज जो है वो टाइम अगर आप वेस्ट करते रहेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है इसकी बेसिक टाइमिंग। अब अगर हम देखें तो एमडी कैट जो है ये किस लिहाज से आता है, ठीक है। इट इज़ ए इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो है ये इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है, ठीक है। यानी कि जो हमने एफएससी में पढ़ा होता है उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो इंटेलिजेंसी होती है, वो उसके बेस पे ये जो है एमडी कैट मुश्तमिल होता है उस पर कि हमने किस लिहाज से अपनी जो एफएससी की बुक्स हैं, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, उसको हमने कवर किया है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किस हद तक जो है वो इम्प्रूव है। तो ये इस चीज़ को ही चेक करने के लिए एमडी कैट रखा गया है। अब एमडी कैट जो है इसकी बेस पे ये डिसाइड होता है कि जो स्टूडेंट है वो पब्लिक सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि जो बेसिक एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट है एमबीबीएस या बीडीएस में वो एमडी कैट है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें कि यूएचएस की, तो यूएचएस क्या है? बेसिकली यूएचएस जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, ये कंडक्ट करती है एमडी कैट को। अब इसके अंडर जो है वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आ जाते हैं। जैसे अगर हम अपने लाहौर की बात करें तो लाहौर में मोस्टली किंग एडवर्ड है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह हमारे पास सिम्स है, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास शेख ज़ैद है। यानी ये हमारे पास जो हमारे लाहौर है और डिफरेंट सिटीज़ हैं उनमें सिलेक्टेड जो है वो पब्लिक सेक्टर पे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ये लाहौर के अंदर जो है वो 4 से 5 जो है वो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो इनमें अगर हम बात करें तो जैसे ये किंग एडवर्ड है, अल्लामा इकबाल, सिम्स, शेख ज़ैद, अब ये सारे कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन लेने के लिए आपको एमडी कैट जो है वो देना पड़ता है। अब जब आप एमडी कैट दे देते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि आपके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज निकाली जाती है, एफएससी के मार्क्स की परसेंटेज निकाली जाती है और जो आपने एमडी कैट दिया इसकी परसेंटेज निकाली जाती है और एक ओवरऑल एग्रीगेट बनाया जाता है और उस एग्रीगेट के मुताबिक यूएचएस डिसाइड करती है कि आपको किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर तो आपका डिसाइड ये हुआ कि आपको यहाँ पे आपका मेरिट आ रहा है किंग एडवर्ड में, तो आपको किंग एडवर्ड में एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज ऐसे मेरिट डाउन होता जाएगा, अल्लामा इकबाल, सिम्स, शेख ज़ैद, तो फिर आप जो है वो नीचे डाउन गिरते जाएंगे। तो ये एक एग्रीगेट फार्मूला होता है। मोस्टली होता क्या है कि अगर हम एग्रीगेट फार्मूले की बात कर लें तो उसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो आपके जो मार्क्स अकाउंट होते हैं वो होते हैं मैट्रिक के, मैट्रिक के मार्क्स अकाउंट होते हैं, एफएससी के मार्क्स अकाउंट होते हैं और देन आपके मार्क्स अकाउंट होते हैं एमडी कैट के जो आपने दिया। ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल आपका एक एग्रीगेट फार्मूला बनता है जिससे ये डिसाइड होता है कि आपको कहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। मैट्रिक की कितनी परसेंटेज होती है? मैट्रिक की परसेंटेज जो अकाउंट की जाती है वो होती है 10%, यानी कि 10% मार्क्स मैट्रिक के अकाउंट किए जाते हैं। एफएससी के कितने परसेंट मार्क्स काउंट किए जाते हैं? वो किए जाते हैं 40%। इसके बाद मेजर पोर्शन जो है वो एमडी कैट का है। एमडी कैट के 50% मार्क्स जो हैं वो अकाउंट किए जाते हैं और ओवरऑल 100% हो गया, ठीक है जी। यानी कि आपको हर जो आपके यानी कि बेसिक स्टडी है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट रखनी चाहिए कि अगर मैट्रिक है उसके 10% मार्क्स अकाउंट होने हैं,
FSE है उसके 40% मार्क्स अकाउंट होंगे, इस तरह जो MD कैट है उसके 50% मार्क्स अकाउंट होंगे। ठीक है, तो ये एक इस तरह होता है कि हर एक यानी कि जो आपकी स्टडी आपने बेसिक की, SSC है, HSC है, ठीक है, तो ये सारे जो है ये एक मेजर पोर्शन होता है और ओवरऑल 100% मार्क्स अकाउंट होते हैं और फिर एक एग्रीगेट बनता है। हम एग्रीगेट फार्मूले को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि टाइमिंग और हमारे पास जो मेडिकल कॉलेजेस हैं किस तरह UHS जो है वो डिसाइड करती है कि स्टूडेंट जो है उसको कहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। तो अब अगर हम थोड़ा सा देख लें कि हमारे पास जो एग्रीगेट फार्मूला है वो क्या है। एग्रीगेट फॉर्मूला, एग्रीगेट फार्मूला जो है ये ऐसा फार्मूला है जिसमें आपके मैट्रिक की परसेंटेज, FSC की परसेंटेज और MD कैट की परसेंटेज निकाली जाती है और एक रेशो बनाई जाती है और उस रेशो पे जो है वो आपका मेरिट बनाया जाता है कि आपका मेरिट जो है वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें मैट्रिक की और FSC एंड देन MD कैट, ये तीन हमारे पास मेजर पोर्शंस हैं इसके, FSC एंड MD कैट। अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो है एक प्रॉपर फार्मूला जो है वो किस तरह बनता है, किस तरह एक जो है वो एग्रीगेट परसेंटेज हमारे पास आएगी। तो सबसे पहले अगर हम मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में ये होता है कि आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं टोटल में से उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1100 से। लाइक इस तरह अगर हम देख लें तो हमारे पास जो इसका फार्मूला बनेगा वो इस तरह बनेगा कैलकुलेशन के लिए कि हमने जो मैट्रिक के मार्क्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल मैट्रिक में मार्क्स हैं 982 फ्रॉम 1100, यानी 1100 में से हमारे मार्क्स हैं मैट्रिक में 982। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1100 से और फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से। उसकी वजह ये है क्योंकि हमें जो मैट्रिक की परसेंटेज है वो चाहिए 10%, इसलिए हम इसे 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम ये इस फार्मूले के साथ अपने मैट्रिक के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी 10%। यानी कि जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि हमने जब एडमिशन लेना है तो उस वक्त हमारे मैट्रिक के 10% मार्क्स अकाउंट किए जाएंगे, तो 10% मार्क्स हमारे इस फार्मूले के तहत निकाले जाएंगे। इसके बाद अगर हम FSC की बात करें तो FSC में भी सेम यही प्रोसीजर है। लाइक किस तरह से कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने FSC में मार्क्स गेन किए हैं 987 आउट ऑफ 1100, यानी कि ये उसके आगे FSC के मार्क्स, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1100 से। और अब हमें FSC की परसेंटेज जो है वो चाहिए 40%, क्योंकि जैसे पहले बात की कि 10% मैट्रिक के, 40% FSC के और 50% MD कैट के, तो इस लिहाज से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.40 से, तो हमारे पास इसकी जो FSC की परसेंटेज है वो आ जाएगी 40%। ठीक है, इसी तरह हम MD कैट की बात करेंगे कि MD कैट में कितने मार्क्स गेन किए। MD कैट में फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो गेन करता है 992 मार्क्स आउट ऑफ 1100। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1100 से। देन अब हमें इसकी जो परसेंटेज है वो चाहिए 50%, सो इस लिहाज से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से, तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी 50%। सो इस फार्मूले के तहत आपके इतने परसेंट जो है वो मार्क्स निकाले जाएंगे कि 10% मार्क्स आपके इस फार्मूले से निकलेंगे मैट्रिक के, 40% मार्क्स आपके इस फार्मूले से निकलेंगे और 50% मार्क्स आपके MD कैट के इस फार्मूले से निकलेंगे। देन अगर हम फर्दर बात करें तो हम फिर इन सारे जो आपकी जो रेशियोज आ गई इन सबको कर देंगे प्लस, यानी कि
यानी कि जब हमने एक फार्मूले के तहत हमने मैट्रिक का फार्मूला यूज़ किया और 10% अपनी रेशो निकाली, एफएससी का फार्मूला यूज़ करके एक 40% रेशो निकाली और देन हमने एमडी कैट का फार्मूला यूज़ करके एक 50% की रेशो निकाली। अब हम फर्दर क्या करेंगे कि हम उन सारी रेशोज़ को ऐड कर देंगे। लाइक 10% हमारी आई थी मैट्रिक की, इसे हम प्लस कर देंगे 40% के साथ जो कि हमारी आई थी एफएससी की, इसे हम ऐड कर देंगे 50% के साथ जो कि हमारी आई थी एमडी कैट की। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी एग्रीगेट परसेंटेज। एग्रीगेट परसेंटेज यानी कि आपकी जो टोटल एग्रीगेट परसेंटेज है वो कितनी बनी। ठीक है, यानी 10% मैट्रिक के मार्क्स, 40% एफएससी के मार्क्स, 50% मैट्रिक के मार्क्स जब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल लें तो फिर आप इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे और ये ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो आपका होगा एग्रीगेट परसेंटेज। अब हम फर्दर एग्रीगेट परसेंटेज से आगे क्या काम करेंगे? एग्रीगेट परसेंटेज से आगे हम ये काम करेंगे कि हम एग्रीगेट परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमारे पास एग्रीगेट परसेंटेज आई इसके अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करेंगे 1100 से और देन इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास आ गई एग्रीगेट परसेंटेज। एग्रीगेट परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे 1100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फिर जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास होगी उसकी एग्रीगेट ओवरऑल जो है वो परसेंटेज। ठीक है जी, यानी कि ये हमारे पास बन रही थी एग्रीगेट मार्क्स हमारे आ रहे थे। एग्रीगेट मार्क्स के बाद हमारे पास जो हमने इसको डिवाइड किया 1100 से, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से, तो हमारे पास ये टोटल हमारा जो एग्रीगेट है वो आ जाएगा कि हमारी कितनी परसेंटेज बन रही है। ठीक है, तो ये होता है एक बेसिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला। हम जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम इस तरह कर लेते हैं कि अ पर्सन गेन 983 मार्क्स आउट ऑफ 1100 इन मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय 1100 इंटू 0.10। ठीक है जी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, यानी कि जो आपकी 10% वैल्यू होगी वो आ जाएगी। देन ये हो गया आपके मैट्रिक के मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एफएससी की। अ पर्सन गेन 978 मार्क्स आउट ऑफ 1100 इन एफएससी मल्टीप्लाई बाय 1100 इंटू 0.40, क्योंकि हमें 40% मार्क्स चाहिए थे, वो आपके पास आपकी परसेंटेज आ जाएगी विच इज़ 40%। क्लियर। इसके बाद हम ले लेते हैं एमडी कैट। एमडी कैट में कोई पर्सन गेन करता है 993 मार्क्स आउट ऑफ 1100, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1100 से और फिर उसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 से, क्योंकि हमें उसकी 50% चाहिए थी, तो वो आपके पास आपकी रेशो आ जाएगी विच इज़ 50%। देन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को आपस में कंबाइन करेंगे इस तरह से, ये आपके पास आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। देन जब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को इस तरह आपस में ऐड कर दिया तो आपके पास आ गई एग्रीगेट मार्क्स। आपके जो एग्रीगेट मार्क्स आए, आप इस मार्क्स को डिवाइड करेंगे 1100 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो उसके बाद जो आपकी रेशो आएगी वो होगा आपका एक्चुअल परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज। तो फिर जो ये एग्रीगेट परसेंटेज आती है
ये डिसाइड करती है कि आया पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे जो मोस्टली पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, उनका जो मेरिट है वो 85 to 86% पे आकर क्लोज हो जाता है। ठीक है, यानी इस रेशो में रहता है। ठीक है, यानी 85% या 86% तक जो है वो मोस्टली रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम किंग एडवर्ड की बात करें तो वो 92-93% तक रहता है। इससे नीचे इस्लाम इकबाल की बात करें 91-92। तो ये डिसाइड हर साल जो है मेरिट चेंज होता रहता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर और उनके मार्क्स के ऊपर कि कितने मार्क्स हैं, तो उस मार्क्स के लिहाज से जब परसेंटेज निकलती है तो ये डिसाइड हो जाता है। सो इसलिए आपको मैक्सिमम जो मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए कि आपका जो एडमिशन हो जाए मेडिकल या डेंटल में, तो एटलीस्ट मैट्रिक के अंदर आपके 950 प्लस मार्क्स होने चाहिए। इस तरह जो एफएससी है आपकी, उसमें भी आपके 950 to 960 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और एमडी कैट में भी आपके इतने प्लस मार्क्स होने चाहिए, 950 प्लस मार्क्स होने चाहिए। फिर चांसेस हैं इजीली आपको किसी भी पब्लिक सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एवरी ईयर, हर साल तकरीबन 50 to 60,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एमडी कैट में अपीयर होते हैं। ठीक है, जबकि जो सिलेक्शन है वो बहुत जो है वो माइनर होती है। एटलीस्ट 3600 के करीब जो है वो सिलेक्शन होती है स्टूडेंट्स की, जिसमें मोस्टली मेडिकल एमबीबीएस के होते हैं और बीडीएस के होते हैं। बीडीएस की जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, अबाउट 200 सीट्स होती हैं बीडीएस की, और 3400 के करीब आलमोस्ट सीट्स होती हैं एमबीबीएस के लिए। तो ये जो है ये हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास एक एग्रीगेट फार्मूला था जिसके तहत आपको ये पता चलेगा कि आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो कितनी आ रही है। ये हमारे पास हो गया बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो है वो हम ये स्टडी कर लेते हैं। जैसे अगर हम बायो की बात करें, सिलेबस की बात करें कि सिलेबस जो है वो किस तरह से होता है। सिलेबस की बात करें उसमें हम यानी कि बायो को देख लेते हैं। बायो में जो है वो होता है, इसमें ये है कि चैप्टर वाइज नहीं होता, इसमें टॉपिक्स की डिवीजन की होती है। यानी कि बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं उनको कंबाइन करके एक मेजर चैप्टर बना दिया होता है, और उस चैप्टर के अंदर डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास एक चैप्टर है एमडी कैट का, माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी जो है ये स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो हमारे पास जो एफएससी की बुक है इसमें मोस्टली जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया की स्टडी है, फंगस की स्टडी है, ठीक है, वायरसेस वगैरह समहाउ। तो इन सब को कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया माइक्रो बायोलॉजी। और अब इसमें है क्या कि इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर से जो लिए होते हैं, उनको हमने स्टडी करना होता है। एमडी कैट में ये नहीं होता कि आपने पूरे चैप्टर को डिस्कस करना है। इसमें ये होता है कि आपने एक सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको दिया गया है उसको आपने डीपली जो है वो स्टडी करना होता है, ताकि हर ईच आपका जो एमसीक्यू है वो क्लियर हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो है वो क्लियर हो जाए। अब जैसे ऑलरेडी हमने बात कर ली कि ईच एमसीक्यू कैरी 5 मार्क्स, ठीक है। तो हर टॉपिक जो है इसमें अब आपको ये बताया जाएगा कि इसमें से आपको कितने मार्क्स का जो है कितने ऑप्शंस आएंगे एमसीक्यूज। तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास जो सिलेबस है, एक सिलेक्टेड चैप्टर बनाया गया और उसमें उन चैप्टर्स के टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है जिसको आपने डिस्कस करना है, स्टडी करना है थॉरोली। तो इसमें अगर हम बायोलॉजी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली इंक्लूड हैं 10 चैप्टर्स एमडी कैट के सिलेबस में, जिसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है अबाउट सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो है इसकी जो वेटेज है कि इसमें से कितने एमसीक्यूज आएंगे वो है 10, यानी इसकी वेटेज 10 है। सेकेंडली हमारे पास आता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स।
ये हमारे पास सेकंड चैप्टर आता है। अब इसके आगे से अगर हम टॉपिक्स के लिहाज से, सब टॉपिक्स के लिहाज से इसकी डिवीजन देख लें तो इसमें हमारे पास पहला जो सब टॉपिक आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का, देन हमारे पास आता है प्रोटीन्स, देन लिपिड्स, देन न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स। ये हमारे पास इसकी सब टॉपिक्स की जो डिवीजन है वो आती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स। तो अब अगर हम इनकी मार्क्स की जो डिवीजन है वो देख लें तो इनकी मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें से आपको जो एमसीक्यूज आएंगे वो होंगे 2। इस तरह जो प्रोटीन का पोर्शन है इसमें से जो आपको एमसीक्यूज आएंगे उसका जो वेटेज है वो है 2। लिपिड्स का जो वेटेज है वो है 1। न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स की जो वेटेज है वो है 2 और एंजाइम्स की वेटेज है 3। यानी कि ये ओवरऑल आपकी इसकी इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के जो चैप्टर है उसकी वेटेज हो गई कि इस चैप्टर में किस किस टॉपिक में से कितने कितने आपको एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके चैप्टर 3 के ऊपर, जो कि आपके सिलेबस में है, वो है अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है इसके सब टॉपिक्स की अगर हम बात कर लें तो उसमें सब टॉपिक्स 3 आ जाते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये 3 इसके सब टॉपिक्स आ जाते हैं। अब अगर हम इनकी वेटेज देख लें तो इनकी वेटेज हमारे पास इस तरह से है कि वायरस का जो टॉपिक है इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं, बैक्टीरिया जो है इसमें से भी 2 और फंगस में से 1। यानी कि ये जो आपके टॉपिक्स हैं वो इस तरह से है कि इनकी सब टॉपिक्स की जो डिवीजन है कि इसमें से 2 एमसीक्यूज, इसमें से 2 एमसीक्यूज और इसमें से 1। अब हम आ जाते हैं 4th चैप्टर के ऊपर, जो कि है आपका अबाउट किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है इसमें फर्दर टॉपिक्स जो है वो, क्योंकि ये चैप्टर आ जाता है पूरा, तो इसमें जो है वो हमारे पास इसकी जो वेटेज है वो है 2। यानी कि इसमें से आपको 2 एमसीक्यू जो है वो आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम अपने 5th चैप्टर के ऊपर आ जाएं तो 5th चैप्टर जो है वो है हमारा अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी 5th चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये आपके जो चैप्टर्स हैं मोस्टली जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, उन चैप्टर्स को कंबाइन किया गया और एक चैप्टर बना दिया ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आपके बॉडी के फंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें जो है वो फर्दर आगे सब टॉपिक्स हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं फर्दर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें से जो इसकी जो वेटेज है वो है 4, यानी इसमें से आपको 4 एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद जो बी पोर्शन है इसका, बी सब टॉपिक, वो है हमारे पास गैस एक्सचेंज। इसकी जो वेटेज बनेगी हमारे पास वो है 4, यानी इसमें से भी आपको 4 एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद हमारे पास सी, वो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो बनेगी आगे वेटेज इसकी वो है 4, यानी इसमें से भी आपको 4 MCQs आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है डी, वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के अंदर से आपको आएंगे 5 MCQs। नेक्स्ट आपके पास ई कैटेगरी आ जाती है, ई सब ग्रुप आ जाता है, वो है आपके पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर से जो आपको MCQs आएंगे वो होंगे 4। इसके बाद आपके पास एफ सब ग्रुप आ जाता है, इसका सब डिवीजन इसकी वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको कितने MCQs आएंगे वो हम देखते हैं, तो इसकी भी जो है डिवीजन वो 4 है, यानी कि रिप्रोडक्शन में से भी आपको 4 MCQs आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो सब डिवीजन आती है वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट, इसकी जो डिवीजन है उसकी अगर हम बात करें MCQs की डिवीजन तो वो हमारे पास है 5। इसी तरह इसका आगे सब ग्रुप सब डिवीजन जो है उसमें हमारे पास जो आ जाता है वो है हार्मोनल कंट्रोल। अब ये हार्मोनल कंट्रोल जो है इसकी जो हमारे पास MCQs की डिवीजन है वो किस तरह से है 4। इसमें आपको 4 MCQs आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। नेक्स्ट इसकी जो लास्ट है वो है हमारे पास इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में से जो हमारी परसेंटेज है वो है 3। तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो हमारा चैप्टर है, इसका ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनका डिवीजन। अब अगर हम इसमें मेजर पोर्शन देखें तो वो हमारे पास एक तो होम्योस्टेसिस, दूसरा स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ये इन दोनों में मेजर पोर्शन है। ठीक है तो वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने तो करने सारे ही हैं। तो इसमें अगर हम होम्योस्टेसिस देखें और स्पोर्ट एंड मूवमेंट को देखें तो उनमें 5 MCQs हैं, जबकि बाकी सब में 4 हैं और इम्यूनिटी में से 3 है। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो हमारे पास चैप्टर आ जाता है 6 अबाउट बायो एनर्जेटिक्स। चैप्टर 6 अबाउट बायो एनर्जेटिक्स। इस बायो एनर्जेटिक्स में से आपके कितने MCQs आ सकते हैं 6। इसकी वेटेज है 6। इस तरह चैप्टर 7 आपका वो है अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें जो आपकी डिवीजन बनेगी वो होगी 5, यानी कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें इस चैप्टर में से आपको 5 MCQs आएंगे। इसके बाद हमारे पास जो है चैप्टर 8, वो है हमारे पास अबाउट इकोसिस्टम। यानी कि जो चैप्टर हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर है, इकोसिस्टम, इको मीन इन्वायरमेंट हमारा सारा जो है, इसमें जो इसकी जो वेटेज है वो हमारे पास बन रही है 2, यानी इसमें से आपको 2 MCQs आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9, ये हमारे पास आ जाता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जो आपकी डिवीजन बनेगी वो होगी 3।
यानी इसमें से आपके 3 MCQs आएंगे। देन 10th चैप्टर ये है अबाउट जेनेटिक्स, यह यानी कि हमारा जेनेटिक्स के ऊपर है, हमारा सारा जेनेटिक सिस्टम, इसकी स्टडी में इंक्लूडिंग DNA वगैरह, क्रोमोसोम्स वगैरह, बहुत सारी स्टडी इसमें आ जाती है। इसका जो वेटेज है वो हमारे पास है 8। तो ये थी हमारी सारे जो हमारे चैप्टर थे जो हमने पीछे भी डिस्कस किए 10th चैप्टर तक कि हमारे जो MCQs हैं इनकी डिवीजन कि किस किस चैप्टर में से किस किस टॉपिक में से हमारे पास कितने कितने MCQs जो हैं वो आएंगे, और सबको मिलाकर हमारे पास बन जाएंगे 88 MCQs। तो ये हमारे पास होगा इसका मेजर पोर्शन 88 MCQs का, जिसमें मैंने ये सारी आपको डिवीजन्स बता दी कि हमने किस किस चैप्टर में किस किस टॉपिक में हमारे पास कितने कितने MCQs आएंगे पेपर में। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो हमारे पास बायो है इसके जो MCQs हैं उनकी नेचर किस तरह की होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक MCQ देख लेते हैं, जैसे कि द फंक्शन ऑफ स्टमक इज व्हाट। तो ये आपके एक MCQ आ गया। देन आपको नीचे ऑप्शन दे दी गई, स्टार्च डाइजेशन, बी प्रोटीन डाइजेशन, सी स्टोरेज, एंड डी जो है वो ये भी हो सकता है बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो इस तरह से ये एक नेचर होती है क्वेश्चन की कि द फंक्शन ऑफ स्टमक इज। अब सबसे पहली बात कहाँ आती है कि जब भी आप किसी चीज़ का नाम सुनते हैं तो आप फौरन उसके फंक्शन यानी कि आपको ये ज़हन में याद आ जाता है हाँ इसका ये काम हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें स्टमक के फंक्शन की तो हमें ये पता है वो डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन का काम होता है उसका। अब एक हर क्वेश्चन जो है उसमें एक लॉजिक होती है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ पे स्टार्च डाइजेशन लिखा हुआ है, प्रोटीन डाइजेशन लिखा हुआ है और स्टोरेज लिखा हुआ है। अब अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, वो ये समझ लेता है कि जो स्टार्च है इसकी भी डाइजेशन हो रही है, प्रोटीन की भी डाइजेशन हो रही है, तो ये सारे जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जबकि अगर हम द फंक्शन ऑफ स्टमक की बात करें तो प्रोटीन डाइजेशन कैसे कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्टोरेज का काम, ये स्टोरेज का काम भी करता है, स्टोरेज ऑर्गन है। तो बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नॉट स्टार्च डाइजेशन। स्टार्च डाइजेशन यहाँ पे नहीं होती क्योंकि स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इस तरह साथ साथ स्टोरेज होती है। तो बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नॉट ओनली बी बट बी एंड सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को जो है वो फॉलो करना होता है कि हर क्वेश्चन की जो है वो एक लॉजिक को समझना होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें क्या हमसे पूछ रहा है और हमने उसको क्या बताना है। ठीक है, इंटेलिजेंसी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो इसमें मोस्टली पूछे जाते हैं एमडी कैट में। तो ये एक एग्जांपल आपको दे दी कि इस तरह जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि ये तो एक जस्ट एग्जांपल है तो इसमें बहुत सी आगे यानी कि जब हम टॉपिक्स वगैरह को स्टडी करेंगे, हर एक डिफरेंट टॉपिक को लेकर हम स्टडी करेंगे, उसमें डिफरेंट जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको स्टडी करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा जो यानी कॉन्सेप्ट है वो किस हद तक इम्प्रूव हुआ। तो हमने एक लॉजिक जो है उसको समझना है, क्योंकि जब तक हम एक लॉजिक को नहीं समझ सकते हमारे लिए जो एमडी कैट है उसको यानी कि प्रॉपरली अटेम्प्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये हमारे पास एक बायो का जो मेजर पोर्शंस, क्योंकि बायो है उसमें हमने जो सिलेबस है उसको स्टडी कर लिया कि कितने कितने चैप्टर में से जो सब टॉपिक्स हैं उनमें कितने कितने हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे टेस्ट में, उनको भी स्टडी कर लिया और हमने एक एग्जाम्पल को भी देख लिया। ओके, थैंक्स।